हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले अगस्त ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। बोथ इवेंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो लेट्स सी किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट 1935 ऑनवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास 1934 तक की पिक्चर जो है वो क्लियर है। हमारे लास्ट सेशन अगर आपने अच्छे से कवर किए तो आपको 1934 तक का जो पूरा सिनेरियो है वो क्लियर हो चुका होगा। 1934 आते आते सीडीएम जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन बाय गांधी जी, वो भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है ऑफिशियली एंड परमानेंटली। ठीक है, और गांधी जी भी अभी यहाँ पे जेल में है, ठीक है ना, येरवाड़ा की जेल के अंदर, लेकिन कुछ समय बाद उनको वापस रिलीज भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1934 तक सीडीएम यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सीक्वेंसली हो रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के बारे में हमें जाना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के बारे में हमने जाना और राउंड टेबल थर्ड के बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो थोड़ा सा हम ब्लैंक पेज पे इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, बिकॉज आपको 1934, 1935 से 1939 के बीच का जो पीरियड है ना, उसके अंदर क्या इवेंट होते हैं थोड़े से वो जानने जरूरी है। बिकॉज ये जो कंप्लीट पीरियड है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ 1934 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पूरा ट्रूस का पीरियड चलता है जब तक कि वॉइस रॉय लिनलिथगो के द्वारा वॉर 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है। और जो इंडिया के प्रेजेंट वॉइस रॉय थे लिनलिथगो, वो एक डिक्लेरेशन करते हैं दैट इज नोन एज लिनलिथगोज ऑफर, जिसके अंदर वो इंडियंस या जो इंडियन नेशनलिस्ट थे या जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उनको पूछे बिना ही वॉर के अंदर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने से पहले और सीडीएम जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके सस्पेंशन के बीच में क्या इवेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। और ये कंप्लीट पीरियड जो है ये ट्रूस का कहलाता है। फ्रॉम 1934 टू 1939 का ये ट्रूस पीरियड है। ठीक है, इसमें कोई भी मास मूवमेंट या गांधी जी के द्वारा कोई भी नेशनल मूवमेंट को कैरी ऑन नहीं किया जाता है। कंप्लीटली विश्राम की अवस्था होती है यहाँ पे। ठीक है, ट्रूस पीरियड है ये। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या इवेंट होता है। तो देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। हमें पता है कि इसमें कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन हो रहा होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रन होने का कारण किया था नेहरू रिपोर्ट को के ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देना या कंप्लीटली इसको इग्नोर करना बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका कॉज था कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर वही डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करना, ये सारे इसके प्रोविजन थे जो हमने अच्छे से कवर किए। अभी आप फिलहाल शॉर्ट में समझिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एब्सेंट होने का क्या कारण था। बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रन हो रहा था, और वो किस वजह से रन हो रहा था, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट के ऊपर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि वी कैन से कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करना या सेल्फ रूल को प्रोवाइड करवाना जैसी ब्रिटिश लोगों की मंशा नहीं थी। इसके रिगार्डिंग वो फ्रस्ट्रेशन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। देन फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ Congress in the round table conference. Round table conference was not that important कि मतलब कांग्रेस के बिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतनी सिग्निफिकेंस रोल गेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता था कि रामलीला स्टेजिंग रामलीला बट विदाउट राम। तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी यहाँ पे रियलाइज हुआ कि कांग्रेस अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, या इसको ब्रिटिश लोगों के द्वारा अगर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, जो एक कोलोनाइज कंट्री की पार्टी है, उसको रिजेक्ट कर रही है, तो ये गलत मैसेज जाएगा अमंग दी वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर ब्रिटिश की जो प्रेस्टीज है, ब्रिटिश लोगों की जो प्रेस्टीज है, उसको हिट मिलेगा। तो ये भी एक कारण था। और दूसरा, बिकॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनेंशियल हिट बहुत ज्यादा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो इस कारण से भी कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन करने की स्थिति आ गई थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने देखा किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के साथ मिलकर, यानी कि
कांग्रेस यानी यहाँ पे गांधी जी लीडर कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस को। तो गांधी जी रिप्रेजेंट हियर कांग्रेस। तो गांधी और इरविन का पैक्ट साइन होता है और उसमें ये अग्री किया जाता है कि एक तो सीडीएम यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करेंगे, ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी कांग्रेस। और इसी के साथ अदर प्रोविजंस भी थे जिसके कारण जो है कराची कांग्रेस हेल्ड होता है, कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस, जिसके अंदर जो यूथ सेक्शन था वो भगत सिंह की फांसी की जो डेथ पेनल्टी थी उसको गांधी जी के द्वारा माफ नहीं करवा पाने के लिए और कम नहीं करवा पाने के लिए वो गांधी जी से नाराज थे और गांधी जी को यहाँ पे जो ब्लैक फ्लैग है वो दिखाए जाते हैं और गांधी जी का मतलब उनको हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना, जो यूथ लीडर्स थे उनके द्वारा कांग्रेस के। तो कांग्रेस कराची कांग्रेस में ये होता है और कराची कांग्रेस के अंदर कंप्लीटली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी यहाँ पे प्रोफाउंड ग्राउंड जो है वो गेन करती है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, मतलब बेसिकली यहाँ पे आइडियोलॉजी का डिपार्चर होता है फ्रॉम गांधीइज्म टू सोशलिज्म, कि अब गांधीइज्म के द्वारा तो हमें जो डिजायर्ड गोल है वो तो प्राप्त होना नहीं है, तो हम वी हैव टू स्विच टू अदर आइडियोलॉजी दैट इज सोशलिस्ट। उस समय सोशलिस्ट ही फेमस हो रही थी बिकॉज सोशलिस्ट जो है रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर इसने अपने आप को प्रूफ किया था इस आइडियोलॉजी ने, और वहां पे जारिस्ट जो अथॉरिटी थी उसको अबॉलिश करके जो पब्लिक है उनका रूल एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। वो चीज हमने रशियन रिवॉल्यूशन अलग से, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है जो उसमें डिटेल देखते, लेकिन फिर भी क्या इम्पैक्ट रहा इधर सोशलिज्म का भारत में पॉपुलर होने में, वो ये एक रिजल्ट है रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड तक ये डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गांधी इरविन पैक्ट होता है उसकी एक भी शर्त जो है जो इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा रखी गई थी वो गवर्नमेंट मानने से इनकार कर देती है। यहाँ पे क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी दे वांट टू नेगोशिएट बट ऑन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। तो इस वजह से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया, गांधी जी यहाँ से डिसअपॉइंट हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में पार्ट लेके, और फाइनली जब वो वापस आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगेन रिज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो ये 1930 में होती है, ये 1931 में होती है, और 31 के बाद सीडीएम रिज्यूम हो जाता है और 1932 के अंदर नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड होनी होती है। जैसे ही गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया, वैसे ही इनके ऊपर गवर्नमेंट की एट्रोसिटी और सप्रेशन जो है वो चालू हो जाता है। सभी नेशनलिस्ट लीडर को जिन जिन ने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। गांधी जी को भी अरेस्ट करके येरवाड़ा की जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, येरवाड़ा की जेल में उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ये सिनेरियो यहाँ पे हो जाता है। इस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब थर्ड हेल्ड होती है तो कांग्रेस यहाँ से एब्सेंट होती है। कांग्रेस चाह के एब्सेंट नहीं होती है बिकॉज ऑलरेडी सभी जो लीडर्स थे कांग्रेस के, प्रोमिनेंट लीडर जो थे, इवन गांधी जी, वो कहाँ थे, जेल में बंद थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड के अंदर वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो थर्ड के अंदर इस वजह से वो एब्सेंट रहती है। और सेम एज यूजुअल विदाउट कांग्रेस दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी दैट इट शुड बी। तो यहाँ पे अंबेडकर जी कंटिन्यू भाग ले रहे थे, ठीक है, अंबेडकर जी तो जो थे वो कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये यहाँ पे डिप्रेस कम्युनिटी के लीडर बन के आए थे। डिप्रेस कम्युनिटी को पॉलिटिकल राइट दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे, और पॉलिटिकल राइट दिलाने के लिए आए थे, और इनकी जो ये डिमांड थी ये स्वीकार भी कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1932 में हमें पता है रैमसे मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस समय, उन्होंने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, ठीक है। और ये एक चाल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की
ऐसा नहीं था कि वो अंबेडकर की डिमांड को मान रहे हैं, डिप्रेस क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, उनको पता था कि ये चीज करके एक तीर दो निशाने होंगे। डिप्रेस क्लास की सिंपैथी भी गेन हो जाएगी कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए सोचती है, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए सोचती है, तो वो डिप्रेस क्लास जो है वो प्रो ब्रिटिश हो जाएगी, ये इनका मानना था। और सेकंड क्या था कि कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करके फर्दर जो हिंदू सेक्शन है, हिंदू सेक्शन, उसको फर्दर और हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे थे यहाँ पे, बिकॉज कम्युनल अवार्ड के अंदर क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस कम्युनिटी, है ना, डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई, जब तक कि नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता कि किस तरह से डिप्रेस क्लास और माइनॉरिटीज की भी के जो ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल हो, तब तक क्या है, कम्युनल अवार्ड रहने दो। लेकिन कम्युनल अवार्ड इनकी एक स्ट्रेटेजी थी टू फर्दर डिवाइड द हिंदू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास घोषित किया जाता है, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं। और इसका विरोध गांधी जी जो है वो येरवाड़ा की जेल के अंदर आमरण अनशन करते हैं, यानी कि हंगर टिल डेथ परफॉर्म करते हैं, हंगर टिल डेथ, आमरण अनशन करते हैं। और इसके कारण जो है अंबेडकर जी को गांधी जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, निगोशिएशन करना पड़ा, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया गया है वो नहीं होना चाहिए, और उसकी जगह पे जनरल इलेक्शन हो विद रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस कम्युनिटी, है ना, रिजर्व सीट हो फॉर द डिप्रेस कम्युनिटी। लेकिन इलेक्शन तो कैसा होगा, जनरल इलेक्शन के थ्रू ही ये कॉन्टेस्ट होंगे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां तक आपको क्लियर है? तो इस तरह से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो समाप्त होती है, कम्युनल अवार्ड भी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन पूना पैक्ट के द्वारा गांधी जी और अंबेडकर जी के साथ गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, और उसका रिजल्ट निकलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास नहीं होगा, इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मिला के जो नतीजा निकला, बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हेल्ड की गई थी, साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट आई थी उसको डिस्कस करने के लिए हुई थी, सो दैट कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया जा सके। तो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का रिजल्ट निकलता है साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन प्लस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हुए जो डेवलपमेंट, उसको मिला के बना दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर ये प्रोविजन रखा जाता है, वेरियस प्रोविजन है, इसको हमने अच्छे से कवर किया है अलग सेशंस में, जिसके अंदर कंप्लीट जो ब्रिटिश टाइम में फ्रॉम चार्टर एक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने जितने भी एक्ट पास हुए हैं और उनके अंदर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए, वो वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाले सेशन में कवर किए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका जनरल बताऊंगी, मेन पॉइंट कि क्या इसमें हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अदर प्रोविजन होने के साथ साथ एक प्रोविजन था कि नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज अभी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें सीटें बढ़ा दी गई थी इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए, और आगे अब इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन करके वापस उन जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उनको मतलब सेल्फ रूल की तरफ थोड़ा कदम उठाया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस देना इंडिया को या सेल्फ रूल प्रोवाइड करने जैसी कोई भी चीज नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाने की बात नहीं हुई, ट्रू सेल्फ रूल के लिए जो पावर ट्रांसफर है उसकी भी कोई बात नहीं हुई। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से कांग्रेस तो नाराज ही रहती है, और वी कैन से वेरियस नेशनलिस्ट लीडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी वेन मानते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया जो ये बात करे कि इंडियन को सेल्फ रूल या पावर ट्रांसफर करनी चाहिए।
अभी भी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो सोल अथॉरिटी रखता था, ठीक है। जो मैटर ऑफ डिफेंस एंड फाइनेंस है, डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये किनके पास थे? ये तीन मेजर ही होते हैं अगर किसी कंट्री को कंट्रोल करना है। तो फॉरेन अफेयर्स, ये इसकी अथॉरिटी अभी भी किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल के पास अभी भी जो है कंप्लीट अथॉरिटी थी टू रूल ओवर द डिसीजन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भले ही जो इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं वो कोई डिसीजन पास करते हैं, तो फाइनल उसके ऊपर अगर सैंक्शन देनी है तो वो कौन देता था? गवर्नर जनरल। यानी अभी भी पावर तो ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन ट्रू पावर ट्रांसफर नहीं की गई। अभी भी जो है कंप्लीट कंट्रोल किनके हाथ में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन से भी कांग्रेस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, और वेरियस अदर नेशनलिस्ट भी जो थे वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। अब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जो इलेक्शन की बात हुई थी 1935 के अंदर, वो होने उसकी तैयारियां चालू हो गई। तो 1936 के अंदर लखनऊ सेशन हेल्ड होता है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और लखनऊ सेशन के अंदर ये बात रखी जाती है कि जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब पहले क्या था, जैसे ही 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो जो इसके अंदर इलेक्शन का प्रोविजन था उसको बॉयकॉट करने का सोचा। एज यूजुअल जो पहले भी इलेक्शन होने थे तो उसको बॉयकॉट किया गया था ना, वैसे ही इसी तरह से और स्वराजिस्ट ने यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था सो दैट कि वो सिस्टम में जाके डेडलॉक क्रिएट कर सके। यही यहाँ पे भी सेम सिस्टम होता है। अगेन जो इलेक्शन होने वाले थे उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का तो ये मानना था कि नहीं, हमें जो है किसी भी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इलेक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। कंप्लीट नॉन कॉर्पोरेशन का जो पॉलिसी है वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। गांधी जी जो थे पहले तो विरोध में थे कि हाँ इलेक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में उनको थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, बिकॉज सीटें भी बढ़ गई है और अदर एलिमेंट्स ज्यादा प्रभावी ना हो जाए, तो हमें इलेक्शन तो लड़ना चाहिए सो दैट कि हम अगर अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर वहां पे हुआ तो हम अपनी नेशनलिस्ट डिमांड को अप्रूव करवाने में सक्सेसफुल होंगे। तो गांधी जी भी इलेक्शन के लिए रेडी हो गए। तो चलो सब ऐसे एक सर्व सहमति बनी और लखनऊ सेशन के अंदर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के ऊपर रिजोल्यूशन पास होता है। तो 1936 में ये चीज होती है। 1937 आ जाता है और 1937 में होते हैं इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये थे हमारे 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन। तो ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन है वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट बाहर है इससे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट और जो अदर टेरिटरी थी जो ब्रिटिश इंडिया के ऑक्यूपेशन में नहीं आती थी, वो सब छोड़ के ब्रिटिश इंडिया के अंदर जहां जहां ब्रिटिश लोगों का शासन था उस टेरिटरी के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड होते हैं इन 1937। दैट वाज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इलेक्शन हेल्ड होते हैं टोटल 11 प्रोविंस के अंदर। ये याद रखना आप, डेटा जो है ये पूछा जाता है कि टोटल उस समय कितने प्रोविंसेस थे। तो कितने ब्रिटिश इंडिया के अंदर कितने प्रोविंसेस थे? 11, ठीक है। चाहे तो मैं आपको नाम बता दूं, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। फिर आप आ जाओ सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश एरिया है, देन आ जाओ यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, एंड देन आ जाओ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, फ्रंटियर प्रोविंस। फिर आ जाता है असम, बंगाल। ये 3 तो प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ठीक है। फिर आ जाता है पंजाब और सिंध, ठीक है। एक 2 और बाकी है, बिहार और उड़ीसा।
11 प्रोविंस थे, ठीक है। तो 11 प्रोविंस के अंदर से जो 7 प्रोविंसेस थे उनके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, यानी मेजॉरिटी से वो विन होते हैं। और 7 प्रोविंसेस जो थे वो बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बिहार और उड़ीसा, ठीक है। पंजाब और सिंध के अंदर जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो वॉन करती है, जीतती है। और बाकी जगह पे जो है अदर जो जैसे ऐसे अदर पार्टीज और भी थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी और ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी। लेकिन आप इतना समझोगे 11 में से 7 में कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी हासिल करती है। और 7 प्रोविंसेस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। और बाकी जो जगह बचती है वहां पे इन्होंने कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म की अदर पार्टी के साथ मिलके, जहां पे वो भी मेजॉरिटी में नहीं थे और ये भी नहीं थे, तो इन्होंने मिलके कोलिएशन में गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन जो मुस्लिम लीग है उसने कहीं पे भी मेजॉरिटी हासिल नहीं की। तो अगर मुस्लिम की तरफ से देखें तो ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन मुस्लिम लीग, इन दोनों ने ही मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया। बिकॉज ना तो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग जीत पाई, ना कांग्रेस जीत पाई इन द साइड ऑफ मुस्लिम। बिकॉज एक भी मुस्लिम नहीं था जो कि इन 7 प्रोविंसेस के अंदर या अदर प्रोविंसेस के अंदर जीता हो, है ना। जो इनका कैंडिडेट था, मुस्लिम कांग्रेस कैंडिडेट नहीं जीता था। तो मुस्लिम साइड से तो दोनों ही मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस। और इस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म होती है। इलेक्शन जीत गए और कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो फॉर्म होती है। अगर हम बात करें कि कितनी सीटें थी, तो कुल 1500 सीटें थी, जिनमें से 758 जो है वो विन करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी जो है वो अदर पार्टीज के द्वारा विन की जाती है। तो 1937 का जो इलेक्शन है, इट डेमोन्स्ट्रेट दैट नीदर द मुस्लिम लीग और नॉर द कांग्रेस रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने के अंदर फेल्ड हो जाती है और एक भी जो मुस्लिम कांग्रेस कंटेस्टेंट था वो विन नहीं करता है। तो इस वजह से दोनों ही पार्टी जो है वो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करने के अंदर फेल हो जाती है। तो 1937 के अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, सब वर्क हो रहा होता है, ठीक है, सब चीज चल रही होती है। इसी बीच में मार्च 1938 में पीरपुर कमेटी गठित की जाती है। पीरपुर कमेटी, ये सब नोट्स में नहीं है, मैं ये आपको थोड़ा सा अदर दे रही हूँ बिकॉज इतना ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनको नोट्स बनाना इतना नॉट पॉसिबल। तो अदर से मैं आपको इंफॉर्मेशन ये दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना जब भी आप अपने खुद के नोट्स बनाओ तो उसके अंदर। तो मार्च 1938 के अंदर पीरपुर कमेटी का गठन किया जाता है। ये कमेटी इसलिए गठित की गई थी कि वो खुन्नस थी एक तरह से कि कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रन कर दी है और मुस्लिम लीग कांग्रेस को क्या कहते थे, ये प्रो हिंदू है और एंटी मुसलमान है। तो यहाँ पे मार्च 1938 में मुस्लिम लीग अपॉइंटेड पीरपुर कमेटी टू इंक्वायर इनटू मुस्लिम ग्रीवेंसेस इन द कांग्रेस रूल्ड प्रोविंस, ठीक है। जो कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस थे, दैट इज 7 जो उनके 7 प्रोविंसेस के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट बनी थी, उन प्रोविंसेस के अंदर इनका ये कहना था कि जो मुस्लिम ग्रीवेंसेस है या जो मुस्लिम्स हैं वो अट्रॉसिटी फेस कर रहे हैं और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो मुस्लिम लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो उनके रिसोर्सेज है, उनको छीन रही है। तो ये एक तरह का एलिगेशन था, कोई इसके कोई फैक्ट्स या फैक्चुअल बेस नहीं था, बस ये एलिगेशन था और उसके लिए ये पीरपुर कमेटी भी गठित की गई थी, ठीक है। तो आप याद रख लेना, पूछ लेते हैं कभी कि पीरपुर कमेटी क्यों गठित की गई थी। तो क्यों गठित की गई थी? टू इंक्वायर इनटू मुस्लिम ग्रीवेंसेस in the Congress ruled
प्रोविंसेस। ठीक है, कब गठित की गई थी? तो मार्च 1938 में। किसके द्वारा गठित की गई? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री बन चुकी है, वर्क चल रहा है, सब गवर्नमेंट बन के काम चल रहा है और ये सारा डेवलपमेंट 1937 तक हो जाता है। अब वापस चलते हैं हमारे मेन पेज पे। तो जो ट्रूस का पीरियड था उसके अंदर ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए आपको यहाँ समझाना ये भी जरूरी हो चुका था। तो अब 1937 तक तो आपको आइडिया क्लियर हो चुका है। तो अब ये समझ में आएगा कि कांग्रेस मिनिस्ट्री एट वर्क जो थी उसने रिजाइन क्यों किया। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी कैसे वो तो पहले पता हो आपको, तो वो अब पता चल चुका है। तो अब हम देखते हैं, ये दो पार्टीशन कर दिए मैंने, एक से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और दूसरे नेशनलिस्ट लोगों का या जो नेशनलिस्ट है उनका क्या रिएक्शन आ रहा है ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। तो जैसे जैसे ब्रिटिश लोग जो डेवलपमेंट है या जो भी स्टेप लेंगे उसके रिएक्शन में नेशनलिस्ट क्या करते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने एक्ट ऑफ 1935 पास कर दिया। ठीक है, इससे कांग्रेस जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी। फिर भी लखनऊ सेशन हेल्ड होता है, कांग्रेस जो है यूनानिमसली ये डिसीजन लेके हमें इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि हम सिस्टम में रह के गवर्नमेंट के सामने अपना बेटर जो रिप्रेजेंटेशन है या अपनी बात जो मनवानी है वो हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं ना। अगर नहीं मानती है तो हम सिस्टम में रह के डेडलॉक क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उनका ना हमारा, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ये चीजें 1937 तक कांग्रेस मिनिस्ट्री बनती है और एक्ट ऑफ 1935 के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का भी एंड हो जाता है। 1934 के अंदर ये हमने देखा कैसे होता है। कांग्रेस मिनिस्ट्री बन चुकी है। अब टाइम आता है 1939 का। 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जब जर्मनी के ऊपर ह्यूमिलिएट करने वाली ट्रीटीज इम्पोज की गई थी, उसका किस तरह से उसकी रिसोर्सेज का सभी जो कॉलोनियल पावर थी, जो अलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने किस तरह से सेंट्रल जो पावर थी उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया आफ्टर द विन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन किया, उसको अपने अमंग्स जो थे, जो एलाइज पावर थे, उन्होंने अपने अमंग्स बांट दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो स्टार्ट तो किया था इस नोशन से कि हम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं और किसी भी तरह की जो कॉलोनियल पावर है या जो अथॉरिटेरियन पावर है उनको, या डिक्टेटरशिप वाली पावर है, उनको हम सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन हुआ तो कुछ और ही, मंसूबे उनके कुछ और ही निकले। जितनी भी कॉलोनियल फोर्सेस थे वो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना तो बहुत दूर की बात है, जो सिस्टम स्टेब्लिश था या जो लॉस किया, जिसने लॉस किया है, सेंट्रल पावर ने जो लॉस किया, जैसे जर्मनी है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है, इन्होंने ये हार गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर और इनके ऊपर फिर ह्यूमिलिएट ट्रीटी जो है वो इम्पोज करके इनके रिसोर्सेज का, इनकी इकोनॉमी का पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो जर्मनी ने वापस अपने दम पे हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी वापस एमर्ज होता है और वॉर डिक्लेयर करता है ऑन दी ब्रिटेन, फ्रांस और जो भी सेंट्रल पावर उस समय रही थी उनके साथ। ठीक है, तो अब हिटलर जो है यहाँ पे मेन फोर्स के रूप में एमर्ज हो रहा है और हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी जो है वो वॉर डिक्लेयर करता है। अगेन पूरा वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में आ जाता है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। और हिटलर जो है सबसे पहला अटैक ही किस पे करता है? ब्रिटेन और फ्रांस पे, है ना। सबसे पहले फ्रांस पे करता है और फ्रांस की मदद करने कौन आता है? ब्रिटेन आता है। तो फिर ये दोनों वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उधर से अमेरिका आता है, अमेरिका इनकी मदद करता है, ब्रिटेन और फ्रांस की, तो वो भी वॉर में आ जाता है। और ऐसे धीरे धीरे सभी जो नेशन थे वो आ जाता है। इधर से जापान जो है वो अपने अलग ही एमर्ज हो रहा था, उसने फिर अपने आप को साबित करने के लिए नहीं मैं भी एक वर्ल्ड पावर हूँ, उसने अमेरिका पे अटैक कर दिया। तो अमेरिका ने फिर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अलाई पावर बना के जापान को हराया, फिर जर्मनी को हराया। इस तरह से पूरा वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिला। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। तो अब ब्रिटेन चाहता है कि जो भी उसकी कॉलोनियल कंट्री है उसकी जो मेन पावर है वो किसके साथ जुड़े, ब्रिटेन के वॉर एफर्ट में जुड़े। उसमें से है एक इंडिया, और इंडिया के जो मेन रिसोर्सेज है या जो मैन पावर है वो यूटिलाइज करना चाहता था ब्रिटेन इन दिस वॉर अगेंस्ट द जर्मनी। ठीक है, तो 1939 में लिनलिथगो जो उस समय के वाइस रॉय थे, उन्होंने
एक डिक्लेरेशन कर दी कि वो भी विदाउट कंसल्टिंग विद द कांग्रेस मिनिस्ट्री, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री ही डिक्लेयर कि इंडिया विल फाइट अगेंस्ट द सॉरी इंडिया विल फाइट विद द जर्मनी अलोंग साइड द ब्रिटेन, ठीक है। तो जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ेगा इंडिया, और किन की तरफ से लड़ेगा? ब्रिटेन की तरफ से, यानी कि बेसिकली इंडिया विल सपोर्ट ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट अगेंस्ट द जर्मनी। तो ये उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी लिनलिथगोज ऑफर के रूप में जो जाना जाता है, ठीक है। तो इससे नाराज होके कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया कि आप कांग्रेस मिनिस्ट्री को पूछे बिना या इंडिया के लीडर्स को पूछे बिना आप ये डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हो अपने बिहाफ पे कि इंडिया जो है वो वॉर के अंदर इंडल्ज होगा। इंडिया नहीं चाहता वॉर, इंडिया खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वो दूसरों की समस्याओं को क्यों अपना बनाए? तो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इस चीज से नाराज होके और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के कि नहीं, हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया भी वॉर में इन्वॉल्व हो, सो दैट कि उसकी जो पावर है वो स्ट्रेंथ होगी कि इस तरफ से हम दोनों फ्रंट से जर्मनी को घेरेंगे, इधर से भी और इधर से, वेस्ट से भी और ईस्ट से भी। तो वो अलग चीज है। तो लेकिन इस चीज से नाराज होकर कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन करती है, ठीक है, बिकॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन रिसोर्सेज मोबिलाइज टू ब्रिटेन, वही मैन पावर के रूप में, और जो भी इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हो रहे थे, उन रिसोर्सेज जो वॉर के अंदर लग रहे थे, है ना, वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली मनी की तो नीड होती है टू बाय आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो इस वजह से जो इंडिया के रिसोर्सेज है वो अब मोबिलाइज हो रहे हैं ब्रिटेन की तरफ, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए भी, और ये कॉज भी कि आपने विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्री हाउ यू कैन डिक्लेयर द इंडल्जमेंट ऑफ इंडिया इनटू द वॉर। इस दोनों चीजों से यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है। और जो ये कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है, इससे लिनलिथगो और जो मुस्लिम लीग के लीडर है उस समय जिन्ना, वो दोनों ही खुश होते हैं, ठीक है। और जिन्ना जो है इस दिन को मतलब अक्टूबर के अंदर ये कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है 22 अक्टूबर के करीब, और ठीक इससे 22 दिसंबर को जिन्ना जो है इसको सभी मुस्लिम्स को इकट्ठा करता है, अपील करता है कि इस दिन को किस रूप में मनाएं, किस रूप में सेलिब्रेट करें कि कांग्रेस मिनिस्ट्री का क्या जो, या कांग्रेस का जो रूल है वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया तो कांग्रेस का रूल खत्म हो गया, यानी हमें कांग्रेस से आजादी मिल गई, यानी जो हिंदूज है हमें उनके रूल से आजादी मिल गई। तो इस दिन को उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में या पूर्ण कार्रवाई दिन के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया, डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया है ना कांग्रेस मिनिस्ट्री के रेजिग्नेशन को। तो ये भी आप क्वेश्चन बनता है याद रखना, डे ऑफ डिलीवरेंस को मतलब क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्यों भी पूछ सकते हैं, कब भी पूछ सकते हैं। तो कब किया? 22 दिसंबर है ना 1939। और क्यों किया? तो बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री। और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रेजिग्नेशन के साथ अगेन डिमांड की, हमें चाहिए क्या? फ्रीडम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अगस्त ऑफर पेश करती है। अगस्त ऑफर क्यों देती है? बिकॉज ही वांट कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन का साथ दे इन द वॉर एफर्ट अगेंस्ट द जर्मनी एंड ऑल। तो अब ब्रिटेन की पावर क्या हो रही थी? वीक हो रही थी ब्रिटेन। अब जो इनिशियल जो आप देखोगे वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो जर्मनी जो है बहुत ही ट्रिमेंडस सेटबैक दे रहा था ब्रिटेन और फ्रांस को साथ में मिलके। तो हंगरी क्या, जर्मनी जो है बहुत ही सीरियस चैलेंज पोज कर रहा था ब्रिटेन को। ब्रिटेन की स्थिति वॉर के अंदर खराब हो रही थी और ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया जो है उसका साथ दे। तो अब वो इंडियंस लीडर को लुभाने की चीजें देने लगा। तो उसी को कहते हैं अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर जो है वो इस वजह से दिया गया कि ब्रिटेन चाह रहा था, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर है वो ये चीज को माने और ब्रिटेन का इस वॉर के अंदर साथ दे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाएंगे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये तो गोल कब का चेंज हो गया। अब इंडियन जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं मांग रहे, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस नहीं मांग रहे, हम तो क्या मांग रहे हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, जैसे ही वॉर एंड हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा, हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड
कर देंगे। तो इस तरह से वो हमें कंसिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि हम उनका वॉर के अंदर साथ दें। और नॉट ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे ये अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड है इंडियन ये सेपरेट स्टेट की, ठीक है, सेपरेट डिमांड ऑफ स्टेट कि अलग से पाकिस्तान बनाओ, उसकी जो डिमांड है उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दैट कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रन हो ही रहा है शुरू से, जब से 1885 से कांग्रेस बनी है तब से और उससे आगे भी, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए भी और सभी का सपोर्ट पाने के लिए वॉर के अंदर ये सबको कंसिलिएट और अपीज करने लगे बाय गिविंग सच एंटरटेनिंग हमारी ये बात नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो मतलब इसी वजह से कि क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर देने की कोशिश की इंडियंस को, लेकिन इंडियंस की एक ही डिमांड थी कि इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाए ड्यूरिंग द वॉर, और आफ्टर वॉर ये हमसे वादा करो कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस आप दे दोगे, यानी कि कंप्लीट जो पावर ट्रांसफर है वो इंडियंस के हाथों में हो जाएगी। और अभी ड्यूरिंग द वॉर एक और चीज है, हमें मिलिट्री कमांड दो। मिलिट्री किस तरह से यूज होगी, किस तरह से नहीं होगी, मिलिट्री की कंप्लीट कमांड किनके हाथों में होनी चाहिए, इंडियंस के हाथों में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इस चीज पे भी राजी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो नेशनलिस्ट लीडर को एड्रेस करने के लिए शामिल भी नहीं है और उसके बदले वापस सपोर्ट भी मांग रही है। तो गांधी जी ने फिर कहा कि नहीं, और ये चीज नहीं होने वाली है। और गांधी जी ने और अदर नेशनलिस्ट लीडर भी जो थे वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटेन की ये सिचुएशन अब पैदा हुई है ना, इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि अभी ये वीकर पोजीशन पे है, और अगर हम इधर वापस विद्रोह खड़ा कर देते हैं और एक मास मूवमेंट खड़ा कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटेन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय इस सिचुएशन में नहीं है कि वो उस फ्रंट पे जर्मनी के साथ लड़े, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़े, और यहाँ पे हमारे मूवमेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको सप्रेस कर सके। तो होप है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट दिस सिचुएशन में, जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर इन्वॉल्व है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुल हो सकता है और जो हमारा गोल है अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम वो अचीव हो सकता है। लेकिन गांधी जी अगेन वही चीज, नहीं, ये तो सिद्धांतों के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, ठीक है। गांधी जी कह रहे नहीं, दुश्मन जब इस स्थिति में हो, जब वो वीकर हो, तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर मतलब इंडिया क्या, ये जो इंडिया की मिलिट्री है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो गांधी जी का थोड़ा सी मोरालिटी थोड़ी हाई थी, लेकिन फिर भी गांधी जी का ये कहना था कि चलो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जैसे वॉर एंड हो जाता है, आप जो ये चीज हमने आपसे डिमांड की है ना, ये हमको आप प्रोवाइड कर देना, अदरवाइज तो फिर तैयार हो जाओ क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। किसके लिए? एक बड़ा मास मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर हम आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, सीधा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, डोमिनियन स्टेटस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये गोल कब चेंज हुआ? कराची सेशन में, है ना। कौन सा कराची सेशन? सॉरी, लाहौर सेशन ऑफ 1929 के अंदर, 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर हमने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था। तो ये चीज आपको यहाँ तक कंप्लीट 1942 जो वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो वो समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड वॉर सिनेरियो के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश साइड और क्या रिस्पॉन्स रहा फ्रॉम द नेशनलिस्ट साइड, तो ये हमने अच्छे से कवर किया। तो इसके अंदर हम ये जो सेशन है हमारा, ये हम अगस्त ऑफर और इसका जो रिजल्ट है वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में एजिटेशन शो करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया गया, वो कवर करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर का हमने सारा बैकग्राउंड देख लिया, क्या सिचुएशन रही, क्यों पास हुआ। तो ईयर 1939 में, तो द ईयर 1939 के अंदर बिगनिंग होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। हमने देख लिया क्या सिचुएशन रहती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। यहाँ पे नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली, ये दोनों ही एमर्ज हो रहे थे। सीवियर जो था वो नाजी जर्मनी था, तो नाजिज्म और फासिज्म दोनों ही एमर्ज हो रहे थे, अपना जो हेड है वो रेज कर रहे थे। और ये नाजिज्म और फासिज्म जो है वो कोलोनियलिज्म से भी और ज्यादा बदतर है, बिकॉज इसके अंदर डिक्टेटरशिप
का प्रोविजन होता है। कंप्लीट पावर जो होती है वो वन सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। और ये तो चीजें जो कॉलोनियलिज्म है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा रन मतलब ब्रिटेन जो उसका लीडर है उससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। तो राइज ऑफ नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली की वजह से ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है स्टार्ट होता है। और इस तरफ से इंपीरियल जापान भी जो है वो भी एमर्ज हो रहा था। तो ये सब तीनों ऐसे पावर थे जो रेज हो रहे थे और जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है। बिकॉज जापान ने अटैक कर दिया था अमेरिका पे और जर्मनी ने अटैक कर दिया था फ्रांस पे। फ्रांस की हेल्प करने के लिए ब्रिटेन हुआ और फासिस्ट इटली पे जो है वो जर्मनी का साथ देते हैं। इस तरह से वर्ल्ड वॉर के अंदर गुट बनते हैं, ग्रुप बनते हैं और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वो विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो समय जो कांग्रेस मिनिस्ट्री है उससे कंसल्ट किए बिना ही इमीडिएट एक्शन लेती है कि वो वॉर जो है वो ज्वाइन करेंगे। और इस वजह से जो इलेक्टेड मेंबर है ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर उनसे कंसल्ट किए बिना ये डिसीजन लिया जाता है, जिस कारण से कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर देती है। रिजाइन करने का ये कारण था कि वो अपना एजिटेशन शो कर रही है कि विदाउट आवर प्रायर परमिशन हाउ कैन यू डिक्लेयर कि इंडिया विल पार्टिसिपेट और ज्वाइन द वॉर एफर्ट अलोंगसाइड द ब्रिटेन। तो ये कारण रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो नेशनल कांग्रेस है, जब अगस्त ऑफर पेश किया जाता है तो एक बार सोचती है कि ठीक है हम ब्रिटेन का साथ देंगे वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो लेकिन हमारी कुछ शर्तें होगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें वर्ल्ड वॉर एंड होने के साथ ही ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर प्रोवाइड करनी होगी, तो ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस वॉर में साथ देंगे। और इसका एक और कारण था कि जो नेशनल कांग्रेस है वो सिंपैथी रखती थी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो विक्टिज्म हो रहा था फासिस्ट अग्रेशन का, उस कारण से नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि फासिस्ट या जो नाजिज्म है वो ग्रोथ ना हो, वो वर्ल्ड को कैप्चर ना करे, ये जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया के अंदर इम्पोज ना हो जाए या इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, फासिज्म को रोकने के लिए ये एफर्ट हो रहा था। ठीक है, जो नेशनल कांग्रेस है वो राजी हो जाती है कि हम ब्रिटेन का साथ देंगे इन दिस वॉर, बिकॉज वो फासिज्म को रोकना चाहते थे। ठीक है, ये नहीं था, अब कुछ और भी है जो गांधी जी पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का तो इतना क्रूशियल टाइम था, इतना इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट टाइम था, जिस वजह हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उसी समय अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने उनका साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में साथ दिया। तो गांधी जी जो है वो ब्रिटिश लोगों के एजेंट है, बिल्कुल वो ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं था। गांधी जी जो थे वो खुद फासिज्म के अगेंस्ट थे, ही वॉज एंटी फासिस्ट। दैट्स वाई गांधी जी ने एक तो उनका मोरालिटी भी थोड़ा वो कि जो दुश्मन है वो वॉर फ्रंट पे वीक है और इस वीक पोजीशन में उसके ऊपर हमला करना, अटैक करना सही नहीं है, किसी तरह के मोरालिटी वो नहीं कहती। लेकिन दूसरा जो मेन कारण था ना, अगर हम आइडियोलॉजिकली देखें तो वो था गांधी जो फासिस्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो बिल्कुल इस चीज के एंटी थे। तो फासिज्म ग्रोथ हो रहा था, नाजिज्म और फासिज्म एक तरह की चीज है, तो फासिज्म की वजह से ही गांधी जी जो है वो ब्रिटेन के साथ लड़के इस फासिज्म को हराना चाहते थे। तो चाहे वो कॉलोनियल पावर है, हमारे दुश्मन है, हमारे को इंस्लेव करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इस समय पे फासिज्म जो एक अदर चैलेंज पोज हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें कॉलोनियल पावर का साथ देना होगा। तो ये चीज थी। तो दैट्स व्हाई नेशनल कांग्रेस वाज विलिंग टू हेल्प द फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज जो ब्रिटेन है, चलो वो कॉलोनियल पावर है, लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कॉलोनियल पावर का इस फासिज्म के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उनके लिए ये नेशनल कांग्रेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ देने के लिए तैयार होती है, राजी होती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ कांग्रेस लीडर थे वो ये कहते हैं कि जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, मेन तो वही थे जो इन चीज का अपोजिशन करते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि एक गुलाम जो देश है वो मदद करता है दूसरों की इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, उनकी खुद की आजादी की लड़ाई के लिए
लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के अंदर किस तरह से एक गुलाम देश दूसरों का साथ दे सकता है। जो खुद आज़ाद नहीं हुआ है वो दूसरों की आज़ादी के लिए कैसे लड़ सकता है। सो देयरफॉर दे डिमांडेड कि इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड फ्री और एटलीस्ट इफेक्टिव पावर पुट इन इंडियन हैंड्स। ठीक है, हमको साथ तभी देना चाहिए या तो इंडिया को वो फ्री डिक्लेयर कर दे, ठीक है, कि अब आप हमारे जो पावर है या हमारी अथॉरिटी है उससे आप फ्री हो, और जो इफेक्टिव पावर्स है वो इंडियंस के हैंड में अगर ट्रांसफर किए जाते हैं तो ही हमें ब्रिटेन का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये मेजरली पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तरफ से ये वर्डिक्ट आए थे। ठीक है, बिफोर इट कुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वॉर, यानी वॉर में पार्टिसिपेट करने से पहले या तो हमें कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए, या फिर ड्यूरिंग द वॉर इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कीजिए और आफ्टर द वॉर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दीजिए। अगर ये शर्तें मानते हैं तो ही हमें आपके साथ मतलब आपका साथ देने में कोई एतराज नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑफर है कांग्रेस को राजी करने के लिए, कांग्रेस की जो सपोर्ट है उसको सिक्योर करने के लिए, कांग्रेस का कॉपरेशन सिक्योर करने के लिए फर्स्ट जो ऑफर है वो कांग्रेस को दिया जाता है, दैट इज नोन एज अगस्त ऑफर। ठीक है, दिस ऑफर कंटेन द फॉलोइंग्स। क्या है कि एक तो ये कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस के नंबर को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियंस है उसके अंदर 1-2 मेंबर ही इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन अब ये कहा गया कि हम कुछ सर्टेन नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस के इंक्रीज करेंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और ज्यादा एक्सपांड करेंगे। पहले ये चीज हो गई। दूसरा कहा कि जो वॉर एडवाइजरी काउंसिल है वो गठित की जाएगी और इसके अंदर इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नेशनलिस्ट डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही इस वॉर एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो वॉर एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश करके इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके अंदर इंडिया विल डिसाइड कि वॉर के अंदर किस तरह से टैक्टिक, स्ट्रेटेजी वगैरह और ये चीज की जाएगी। तो वॉर एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इंडियंस रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दैट प्रेजेंट वॉइस रॉय वी कैन से, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सर्टेन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस विल बी इंक्रीज्ड, ये शर्त रखी गई। और यहाँ पे मुस्लिम लीग वगैरह और अदर जो माइनॉरिटीज जो थी उनको अपीज करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि गवर्नमेंट British government would not transfer power to any system of government whose authority is directly denied by large and powerful element in India's national life। कि जो इंडिया का एक लार्ज और पावरफुल एलिमेंट है या जो माइनॉरिटी है, डिप्रेस क्लास है, उनके द्वारा अगर किसी भी तरह से हम जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अथॉरिटी को, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पावर ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, इस तरह से ब्रिटेन जो है वो इंडिया को आजादी दे रहा है और पावर ट्रांसफर किनके हाथों में कर रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जिनके हाथों में पावर ट्रांसफर किया जाए। तो मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कर रहा है, लेकिन अगर उसका विरोध मुस्लिम लीग करती है तो ब्रिटेन जो है वो पावर ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इंडिया के जो नेशनल लाइफ के रिगार्डिंग ये चीज स्टेटमेंट देके ये क्लियर कट किया जा रहा है कि ब्रिटेन जो है ऑब्वियसली उन्हें पता था कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को पावर ट्रांसफर करते तो मुस्लिम लीग विल अपोज दिस डिसीजन, एंड मुस्लिम लीग को अगर ट्रांसफर करते हैं पावर को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस विल अपोज दिस डिसीजन। ठीक है, तो इनको ये पता था, इस वजह से बहुत स्मार्टली उन्होंने प्ले किया ये वर्डिक्ट डाल के कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ट्रांसफर पावर टू एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुज अथॉरिटी इज डायरेक्टली डिनाइड बाय लार्ज और पावरफुल एलिमेंट इन इंडियाज नेशनल लाइफ। ठीक है, तो इस वजह से अगर पावर ट्रांसफर का विरोध किसी भी इंडिया के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसके द्वारा किया जाता है तो हम पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो दिस वाज अ रियली एन अश्योरेंस टू मुस्लिम कि किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। तो ये चीज अब कांग्रेस को अपील किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस बढ़ा के और वॉर एडवाइजरी कमेटी के वॉर एडवाइजरी काउंसिल के अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन देके, और यहाँ पे अपील किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को कि गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं करेगी उस अथॉरिटी को जिसका डिनायल आपके द्वारा किया जाए। और एक यहाँ पे चीज तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना के वॉर जब खत्म हो जाएगा हम आपको क्या कर देंगे, डोमिनियन स्टेट का
स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। और जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड बी रेस्ट ऑन द इंडियंस, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग होगी, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसकी कंप्लीट फ्रेमिंग इंडियंस के द्वारा की जाएगी, ये हम अश्योरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। लेकिन अगेन अगस्त ऑफर ने जो है किसी भी नेशनलिस्ट डिमांड को सीरियसली जो है एक्सेप्ट नहीं किया या एड्रेस नहीं किया, एक्नॉलेज भी नहीं किया। इस वजह से कांग्रेस रिजेक्टेड अगस्त ऑफर। मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया ऑन द ग्राउंड की एक तो एक्सपांशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसको पता था अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक्सपांशन होना है और इलेक्टेड मेंबर जाएंगे तो अगेन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लार्जर पार्टी है, उसके लोग ज्यादा है और हिंदू जो मेजोरिटी में है वही भी जीत के जाएंगे और अगेन मुस्लिम विल बी माइनॉरिटी ओवर देयर। सेकेंड चीज ये थी कि अगस्त ऑफर के अंदर जो मुस्लिम लीग की तरफ से जो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी ना, सेपरेट स्टेट की, पहले तो लिनलित गो के ऑफर के अंदर सेपरेट स्टेट की डिमांड को सपोर्ट करना शुरू किया था, तो इनको लगा कि हाँ अगस्त ऑफर के अंदर ये लिख दिया जाएगा कि मुस्लिम लोगों की जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी क्लियर कट डेफिनेट डिसीजन नहीं लिया गया अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग के द्वारा जो सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई थी उसके रिगार्डिंग। तो मुस्लिम लीग ने भी अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया यहाँ पे। तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ वर रिजेक्टेड दी अगस्त ऑफर। फिर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपांशन होता है इन जुलाई 1941, लेकिन जो भी न्यूली जो इलेक्टेड होके आए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर बने वो ना तो कांग्रेस से थे ना ही मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, अदर्स जो थे, अदर इंडियन मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। सेम टाइम पे नेशनल डिफेंस काउंसिल का गठन किया जाता है। नेशनल डिफेंस काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 13 मेंबर्स इंक्लूडिंग पर्सन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट के लोग भी और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उनसे भी लोग आके 13 मेंबर जो है वो नेशनल डिफेंस काउंसिल के मेंबर बनते हैं। लेकिन इसमें से एक भी ना तो मुस्लिम लीग से था ना ही कांग्रेस से था। ठीक है, सॉरी, एक भी जो है इसमें कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस डिड नॉट ज्वाइन द नेशनल डिफेंस काउंसिल। अदर एलिमेंट जो थे नेशनल लाइफ के अंदर, जो भी मतलब अदर पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग थे, वो इस नेशनल डिफेंस काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के जो अदर भी नेशनल लाइफ के अंदर जो अदर एलिमेंट्स थे उसके स्पोक्स पर्सन भी नेशनल डिफेंस काउंसिल के पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन कांग्रेस इसको ज्वाइन नहीं करती है। सम मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग वर आल्सो ज्वाइन दिस नेशनल डिफेंस काउंसिल बट लेटर ऑन द अपील ऑफ जिन्ना दे रिजाइन। तो जिन्ना की डायरेक्टिव के ऊपर जो जिन्होंने ज्वाइन भी किया था इस नेशनल डिफेंस काउंसिल को, उन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगस्त ऑफर एक तरह से कांग्रेस के लिए तो शॉक ही था कि उन्होंने सोचा था कि भाई गवर्नमेंट है इस वॉर के दौरान और जो जिस तरह की उसकी सिचुएशन बनी है उसके दौरान वो हमारी जो डिमांड्स है ऑफ द कांग्रेस है ना, कोर डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, कोर डिमांड क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, इंटरिम गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट था, वो एड्रेस करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी कि जो इफेक्टिव पावर्स है वो किन के हाथों में ट्रांसफर की जाए, इंडियन हैंड्स में ट्रांसफर की जाए, वो भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। अभी भी गवर्नर जनरल या जो वॉइस रॉय है वो सोल अथॉरिटी रखता है। वॉर काउंसिल के अंदर भी बेसिकली जो मिलिट्री रिगार्डिंग जो डिसीजन थे वो भी इंडियंस को नहीं दिए गए ड्यूरिंग दिस वॉर। इंडियंस की ये डिमांड थी, कांग्रेस लीडर्स की ये डिमांड थी कि मिलिट्री की जो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग है वो इंडियंस हैंड में होनी चाहिए। तो बेसिकली कोई भी इफेक्टिव पावर जो है वो इंडियन हैंड्स में नहीं दी गई। तो कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफरिंग कंसिडरिंग इट प्रपोजल कंटेनिंग नथिंग सब्सटैंशियल ऑन लाइन ऑफ इट्स डिमांड एंड रिजेक्शन ऑफ दिस अगस्त ऑफर प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर गिविंग सेकेंड टाइम ऑफर, दैट इज क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो ऑफर किया गया वो फेल हो गया, लेकिन अभी भी सपोर्ट तो चाहिए था इंडिया का। ठीक है, तो अगस्त ऑफर का जो ये रिजेक्शन है ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट ऑफर, दैट इज क्रिप्स मिशन। तो अगस्त ऑफर में गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिमांड क्या ऑफर रखे गया और किस तरह से नेशनलिस्ट लीडर ने उसको रिस्पॉन्स किया, ये हमने देखा। और अब इसका एक जो
मेजर रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द नेशनलिस्ट साइड, दैट इज द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली परफॉर्म इसलिए किया गया था कि जो अगस्त ऑफर के अंदर या जो लिनलिथगो के द्वारा जो डिक्लेरेशन की गई थी वॉर की, कि इंडिया विल बी पार्टिसिपेट इन द वॉर ऑन द अलोंग साइड विद द ब्रिटेन, ठीक है, वो विदाउट प्रायर परमिशन या प्रायर कंसल्टेशन विद द कांग्रेस मिनिस्ट्री करके लिया गया डिसीजन था। तो उसके अगेंस्ट में ये एजिटेशन शो करना था, है ना। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया गया। इसके मेन लीडर थे यहाँ पे गांधी जी। गांधी जी ने अपने कुछ चूजन सत्याग्रह के साथ मिलकर इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया। और बेसिकली यहाँ पे जो नोशन एम्फेसाइज किया गया था वो था यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच या स्पीच कह दो। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो नेशनलिस्ट लीडर्स है या जो इंडिया है उसका सपोर्ट या कोऑपरेशन गेन करने के लिए ऑफर प्रोवाइड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से, दैट इज नोन एज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एक तो चीज उसके अंदर कही जा रही है कि जो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होगी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसको फ्रेम करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का गठन किया जाएगा जिसके अंदर कंप्लीट जो है इंडियंस होंगे। इंडियंस के द्वारा ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा, कब? आफ्टर द वॉर। लेकिन एक साइड पे क्या कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी वर अश्योर्ड की, माइनॉरिटी यानी बेसिकली मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम को ये अश्योरेंस दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह की पावर ट्रांसफर अगर नहीं, किसी भी तरह की पावर ट्रांसफर नहीं करेगी अगर मुस्लिम गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी मुस्लिम लीग के द्वारा या जो अदर पावरफुल एलिमेंट है इन दी इंडियन नेशनल लाइफ वो उस चीज का रिजेक्शन करती है। तो ठीक है, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होगी इंडियंस के द्वारा, और दूसरी साइड आप कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो कि हम पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर उसका विरोध यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का विरोध किसी भी जो नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया है उसके किसी भी पावरफुल एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, तो इस वजह से अगस्त ऑफर जो है एक वेन है, बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से जो वर्डिक्स आ रहे हैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन वो खुद दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गांधी जी फेल्ट कि अगस्त ऑफर जो है वो और ज्यादा कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में उसने जो ये गल्फ थी, जो ये खाई थी, उसको और ज्यादा वाइडन अप करने का काम किया है। ठीक है, और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है अगस्त ऑफर ने। तो वैसे भी 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे भी कांग्रेस नाराज थी। देन बिना कांग्रेस के पूछे या बिना नेशनलिस्ट लीडर को एड्रेस किया आपने उस देश के रिगार्डिंग एक फैसला ले रहे हो कि वो पूरा देश जो है वो आपका साथ देगा वॉर के अंदर, जबकि वो वॉर नहीं चाहता है, वॉर के अंदर इंडल्ज होना नहीं चाहता है। अब उसे पता है कि अगर वॉर के अंदर वो सपोर्ट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उसी के रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होंगे इन दिस वॉर। और ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म की वजह से इकोनॉमिक डिग्रेडेशन तो हो ही चुका है इस कंट्री का, और फर्दर अगर ये वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी फॉर द इंडिया। तो इस वजह से नेशनलिस्ट लीडर नहीं चाहते थे कि वो वॉर के अंदर इंडल्ज हो। तो बाय प्रोवाइडिंग दिस अगस्त ऑफर इंडियन ग्रीवेंसेस वर नॉट रिड्रेस्ड। ठीक है, तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन इन सितंबर 1940 एट बॉम्बे एंड फिर गांधी जी को दे दिया गया पूरी कमांड कि आप अप्रोप्रिएट डिसीजन लो रिगार्डिंग दिस। ठीक है, कि आपको किस तरह से इस चीज का एजिटेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी, अकॉर्डिंगली गांधी जो है, गांधी को दे दी गई पूरी कमांड है ना इस चीज को डील करने के लिए। तो गांधी जो है वो वॉइस रॉय के साथ सितंबर 27 को मिलते हैं, ठीक है, 1940 में। और बट नथिंग कॉन्सिक्वेंशियल एमर्ज आउट ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है, इस मीटिंग से कोई भी परिणाम नहीं निकलता है एंड कॉन्सिक्वेंटली गांधी जी जो है दे डिसाइड टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी duly considered the decision of individual satyagraha of Gandhi ji and its meeting on October 1940 and Congress meeting working committee also decided कि हाँ मतलब अब जो है सपोर्ट दे दिया कि हाँ गांधी जी को सपोर्ट दे दिया कि आप इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर दो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी के इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के
डिसीजन को सपोर्ट किया और इसी के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट होता है ऑन 17 अक्टूबर 1940। एंड ये डेट आप याद रखना, क्वेश्चंस वगैरह में आते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लिमिटेड, सिंबॉलिक एंड नॉन वायलेंट। ठीक है, लिमिटेड था बिकॉज गांधी जी ने मास को इन्वॉल्व नहीं किया था और वो चाहते भी नहीं थे कि मास इन्वॉल्व हो, बिकॉज ही वांट टू परफॉर्म अ कंट्रोल्ड एजिटेशन। और सिंबॉलिक था, यानी कि एक सिंबल के रूप में एजिटेशन शो करना था कि हाँ हम वॉर में पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हैं इंडिया को, तो एक सिंबॉलिक एजिटेशन को शो करने के लिए ये इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया गया था। नॉन वायलेंट इन नेचर अगेन, एंड इट ऑल कंप्लीटली लेफ्ट ऑन गांधी जी टू चूज द सत्याग्रहीज के वो किन सत्याग्रहीज को के साथ जो है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो थे वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे वॉज फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह एंड ही वॉज सेंटेंस टू 3 month इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं ये तीनों ही आपके कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, है ना, ड्यूरिंग दी अगस्त ऑफर या 1940 के टाइम पे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। सेकंड जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और थर्ड जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे। तो गांधी जी के साथ फर्स्ट जो सत्याग्रह थे वो विनोबा भावे, उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया एंड उनको 3 months की जेल हुई या इम्प्रिजनमेंट हुआ। देन जवाहरलाल नेहरू ने सेकंड सत्याग्रही के रूप में सत्याग्रह परफॉर्म किया एंड ही वाज इनटू द कस्टडी ऑन अक्टूबर एंड वाज सेंटेंस फॉर 4 month इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, देन ब्रह्मदत्त परफॉर्म एज अ थर्ड सत्याग्रही और इस तरह से ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है गांधी जी ने लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट इज अ सिंबॉलिक एजिटेशन शो करना था उनको कि हम जो वॉर है उसके अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं चाहते और जिस तरह से हम हमारी अपने अगस्त ऑफर देके हमें हमारा फूल बनाया है, मतलब हमको मूर्ख बनाया है, वो हम उसका एजिटेशन हम शो कर रहे हैं थ्रू दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखो एक चीज हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि गांधी जी जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह इस टाइम पे परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। इनको मास को इन्वॉल्व करना था एज यूजुअल, जो हमेशा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किया, सत्याग्रह लॉन्च किया तब किया, है ना, जब वेरियस सत्याग्रह हमने देखे। तो अभी इनको मास को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। देखो अगर मास इन्वॉल्व होती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 फ्रंट से लड़ना पड़ता। ठीक है, इंडिया के अंदर भी लड़ना पड़ता और जो सिचुएशन वहां पे जर्मनी के साथ चल रही है वहां पे भी लड़ना पड़ता। तो हो सकता है कि ब्रिटेन जो है वो वीकन हो जाता तो इन दिस केस जर्मनी और जो फासिज्म है उसकी विक्ट्री हो जाती, फासिज्म की विक्ट्री हो जाती। तो गांधी जी भी अंदर से कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर है ना वो कौन जीते, ब्रिटेन और ये पावर जीते, बिकॉज ही वॉज एंटी फासिस्ट। उनको ये चलता कि भाई कोलोनियलिज्म चलेगा, हम कोलोनियलिज्म से तो फाइट कर देंगे, बिकॉज कोलोनियलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के एलिमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन फासिज्म ऐसी कभी भी चीज को नहीं सपोर्ट करता है। फासिज्म में कंप्लीट डिक्टेटरशिप होती है। तो गांधी जी फासिज्म को हराने के लिए कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने इस वजह से इस इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है, ये जो सत्याग्रह परफॉर्म किया, इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वीकन पड़े या किसी भी तरह का उनके और ज्यादा जो मैन पावर है वो लॉस हो फॉर एट दैट साइड, है ना, कि एक आर्मी यहाँ इंडिया में लड़ रही है सप्रेशन करने के लिए मास को और दूसरी जो है ऐसे तो बढ़ जाती है इनकी आर्मी, जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ जाती। तो इस वजह से गांधी जी ने जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किया था विदाउट इन्वॉल्विंग मास। ठीक है, मेरा ये सोचना है। तो गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आता है। अगेन गवर्नमेंट इम्पोज सेक्शन ऑन प्रेस ऑल्सो, है ना, कि किसी भी तरह की जो इंडिविजुअल सत्याग्रह रिलेटेड न्यूज है वो लोगों तक ना पहुंचे, सो दैट कि लोग जो है और ज्यादा ना जुड़े इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से। और गांधी जी के जो पेपर्स पब्लिश होते थे जैसे हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। While offering individual satyagrah, Sardar Vallabhbhai Patel and Pyarelal and Maulana Abdul Kalam Azad were arrested, and in all about लगभग 30,000 जो फ्रीडम फाइटर थे they were taken into the custody।
और इसी के साथ जो मतलब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का एक्चुअली में सच बताए तो इतना जो मास के ऊपर जो है इसका असर हुआ भी नहीं था। इसी वजह से गांधी जी ने जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह को चूज किया। उनको मास तक ये चीज लेके नहीं जानी थी, कंट्रोल्ड वे में एजिटेशन शो करना था और उनको फासिज्म को भी उस तरफ हराना था। तो सो वो चाहते थे भी कि ब्रिटिश पावर जो है कहीं से भी वीकन ना हो, सो दैट कि फासिज्म उनके ऊपर ओवर पावर कर ले। तो ये सब कारणों से यहाँ पे इस तरह से इंडिविजुअल सत्याग्रह को के रिगार्डिंग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्शन रहता है। लाइक फ्रॉम जनवरी 1940 टू 1944 तक 42 तक, ये 15 मंथ तक ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो कंटिन्यू रहता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स नेचर वी कैन से इट्स लिमिटेड and its objective was express faith in human values of truth and non-violence, again है ना। और मेन जो था फ्रीडम टू स्पीक ओपनली अगेंस्ट द वॉर, ये मेन जो नोशन था ना इसको एम्फेसाइज किया गया इन दिस थ्रू दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह, दैट इज द फ्रीडम टू स्पीक। ठीक है, फ्रीडम टू स्पीक। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क फ्रॉम दिस कि इंडिविजुअल सत्याग्रह डेट वेट वगैरह तो है ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सत्याग्रही थे, अलॉन्ग विद दैट सत्याग्रही और कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्यारेलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब भी थे। ठीक है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कभी कि थोड़ा और डीप में जाए कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह विच नोशन वाज emphasized by the गांधी जी, या which notion was emphasized during the individual सत्याग्रह, that is the freedom to speak। तो एज गांधी जी भी चाहते थे कि ये मास तक ना पहुंचे, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्रिएटेड लिटिल एंथुसियाज्म अमंग द मासेस एंड हाउएवर द मूवमेंट वाज इंटेंट फॉर सिंबॉलिक अपोजिशन इन विच इट अचीव्ड सक्सेस। ठीक है, सिंबॉलिक अपोजिशन करना था और इस सेंस के अंदर इस मूवमेंट ने ये सक्सेस भी गेन की। ठीक है, और ये लिटिल एंथुसियाज्म रहा अमंग द मासेस, और गांधी जी ऐसा चाहते भी थे कि ये मासेस तक इतना ना पहुंचे और लिमिटेड वे में हम अपना एजिटेशन जो है वो शो करें कि आप एटलीस्ट हमें कंसिडर करो, हमारी जो नेशनलिस्ट डिमांड है उसको रिड्रेस करो, तो हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे। तो ये था अगस्त ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल, that is examyatra.com. Stay tuned till the next session. Thank you.